हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वर्दीधारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपी लेखपाल में पूछा जाने वाला टॉपिक यूपी हेरिटेज पर बात करेंगे। पिछली बार भी लेखपाल के पेपर में यूपी हेरिटेज के बारे में पूछा गया था। इस वीडियो में हमने यूपी हेरिटेज को ट्रिक से कवर किया है। चलो अब बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए ना यूपी की धरोहरों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम शुरुआत करेंगे यूनेस्को की मूर्त धरोहरों से। हाँ, मूर्त धरोहर मतलब ऐसी ऐतिहासिक इमारतें जिन्हें विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है ना? और एकदम सही। और यूपी में आगरा के पास ना मुख्य रूप से 3 प्रमुख धरोहर हैं और ये तीनों ही मुगल कालीन वास्तुकला के बहुत ही शानदार उदाहरण हैं। तो सबसे पहले तो जाहिर है ताजमहल ही आता होगा। जी हाँ, ताजमहल। इसे 1983 में यूनेस्को वर्ष का दर्जा मिला था। यमुना तट पर है और इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके बाद 1983 में ही आगरा का लाल किला भी शामिल हुआ, जो कि 16वीं शताब्दी में अकबर ने बनवाया था। राइट। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक कैच है जहाँ छात्र अक्सर फंस जाते हैं। जो तीसरी धरोहर है फतेहपुर सीकरी, उसे 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अच्छा, 1986 में फतेहपुर सीकरी भी तो अकबर की ही राजधानी थी ना? हाँ, और यहीं पर बुलंद दरवाजा और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी मौजूद है। अब इन सबको याद रखने की ट्रिक सुनिए छात्रों। ताज के उस्ताद और फतेह करो बुलंदियों को। अरे वाह! ताज के उस्ताद मतलब उस्ताद अहमद लाहौरी और फतेह करो बुलंदियों को से फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। बहुत बढ़िया ट्रिक है ना? अब परीक्षा में सीधे सवाल आता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? तो जवाब है 16वीं शताब्दी। एक और सवाल बताए कि इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को में नहीं है? ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी या बड़ा इमाम बड़ा? तो जाहिर है बड़ा इमाम बड़ा यूनेस्को में शामिल नहीं है। एकदम सही। अब अमूर्त और रचनात्मक धरोहरों पर आते हैं। भारत के 9 शहर यूसीसीएन यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है। तो क्या इसमें यूपी के शहर भी शामिल हैं? अमूर्त धरोहर होती क्या है वैसे? अमूर्त यानी वो सांस्कृतिक पहचान जिसे छुआ नहीं जा सकता। और हाँ, यूपी के 2 शहर इसमें हैं। साथ ही कुंभ मेला भी है जो दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। इसे 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर माना गया है। और वो 2 रचनात्मक शहर कौन से हैं? बनारस और लखनऊ? बिल्कुल। बनारस यानी वाराणसी को 2015 में यूसीसीएन संगीत या म्यूजिक का दर्जा मिला था और लखनऊ को 2025 के लिए यूसीसीएन गैस्ट्रोनॉमी मतलब पाक कला के लिए चुना गया है। अच्छा, 2025 के लिए एक और संभावित नाम भी तो था ना, सलखन जीवाश्म पार्क? हाँ, सोनभद्र का सलखन जीवाश्म पार्क। वहां करीब 14 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। तो दोस्तों, इस पूरे सेक्शन को याद रखने की हमारी ट्रिक है, कुंभ में एक साथ जाओ, बनारस में 1 नंबर धुन बजाओ और लखनऊ का खाना पचेगा। क्या बात है! 1 7 से 2017, 1 नंबर से 2015 और पचेगा से 2025। तो एग्जाम में अगर आए कि कुंभ को यूनेस्को मान्यता कब मिली, तो 2017, और 2025 गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा किसे मिला, तो सीधा लखनऊ। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं यूपी के प्रमुख ऐतिहासिक किलों की ओर। ये किले अपनी सामरिक मजबूती के लिए बने थे और इनमें मुगल और मराठा बुंदेला वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। हाँ, किलों की बात हो तो इलाहाबाद का किला सबसे बड़ा है ना, संगम तट पर। अकबर ने बनवाया था इसे 1583 में। एकदम सही। ये अकबर द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला है और इसी किले के अंदर ऐतिहासिक अशोक स्तंभ और अक्षय वट भी हैं। दूसरा है झांसी का किला जो 1613 में राजा बीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। इसे पूरब का जिब्राल्टर भी कहते हैं ना? जी हाँ। और तीसरा है आगरा का किला जो 1565 से 1573 के बीच अकबर ने बनवाया। इसके अंदर अकबरी और जहांगीर महल मौजूद हैं। अब एग्जाम में सवाल आता है झांसी का किला किसने बनवाया, और बच्चे अक्सर भावनाओं में बहकर रानी लक्ष्मीबाई टिक कर देते हैं, जबकि सही उत्तर राजा बीर सिंह जूदेव है। बिल्कुल। तो ट्रिक याद रखें, इलाहाबाद में अकबर का सबसे बड़ा किला और झांसी का वीर। इससे वीर यानी बीर सिंह जूदेव याद रहेगा और सबसे बड़ा किला इलाहाबाद। बहुत सही। अच्छा, कुछ किले अपनी रहस्यमयी कहानियों और भौगोलिक स्थिति के लिए भी जाने जाते हैं। एग्जाम में उनसे क्या पूछा जाता है? हाँ, चंदेल और स्थानीय राजाओं के किले। जैसे बांदा का कालिंजर का किला, ये चंदेल शासकों का था। यही 1545 में बारूद फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। बाप रे! और वो जादुई किला कौन सा है? मिर्जापुर का चुनार का किला। इसे जादुई किला या मैजिकल फोर्ट कहते हैं। चंद्रकांता उपन्यास में इसी किले का वर्णन है। और एक है सोनभद्र का विजयगढ़ किला।
जो 5वीं शताब्दी का है। हाँ, मैंने सुना है वहां रामसागर तालाब है जो कभी सूखता ही नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो इन रहस्यमयी किलों की ट्रिक है कालिंजर में शेर का अंत और चुनार का जादू। अच्छा, मतलब शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर किले में हुई और जादुई किला चुनार का है। एकदम क्लियर। अब जरा आप स्मारकों और प्रवेश द्वारों की बात करते हैं, जहां वास्तुकला में संगमरमर और पिएट्रा ड्यूरा का पहला प्रयोग हुआ था। हाँ, पिएट्रा ड्यूरा का पहला प्रयोग एतमाउद्दौला के मकबरे में हुआ था, जो आगरा में है। ये पूरी तरह संगमरमर से बनी भारत की पहली इमारत है, इसीलिए इसे बेबी ताज भी कहते हैं। अच्छा, और लखनऊ का वो जो मशहूर रूमी दरवाजा है, वो किसने बनवाया था? वो नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था। और छात्रों को ये ध्यान रखना है कि यूपी सरकार का जो मछली वाला प्रतीक चिन्ह है ना, वो इसी रूमी दरवाजे से प्रेरित है। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प फैक्ट है। और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा तो अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय पर। हाँ, और एक है बहू बेगम का मकबरा जो अयोध्या में है, नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी का। इसे पूरब का ताजमहल भी कहते हैं। तो याद रखने की ट्रिक सुनिए, रूमी नवाब की मछली और पूरब की बहू। तो रूमी दरवाजा लखनऊ में है और पूरब का ताजमहल बहू बेगम के मकबरे को कहते हैं। अब क्या हम जौनपुर की शर्की स्थापत्य शैली की मस्जिदों पर बात कर सकते हैं, जो छात्रों को सीधे रटनी चाहिए? बिल्कुल, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। वहां की अटाला मस्जिद बहुत अहम है, जिसे 1408 में इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। ये शर्की वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और बदायूं की शमसी जामा मस्जिद भी तो काफी विशाल है ना? हाँ, 1223 में इल्तुतमिश ने बनवाई थी। ये भारत की सबसे पुरानी और विशाल मस्जिदों में से एक है। इसके अलावा लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, जिसे 1784 में नवाब आसफ उद्दौला ने अकाल राहत के लिए बनवाया था। अच्छा, यहीं पर वो मशहूर भूल भुलैया भी है ना? बिल्कुल। और एक संभल की जामा मस्जिद भी है, जो 1526 में बाबर या यूं कहें उनके सेनापति मीर हिंदू बेग ने बनवाई थी। तो मस्जिदों के लिए ट्रिक है अटाला इब्राहिम का और बदायूं में इल्तुतमिश की शमसी। तो अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई और शमसी जामा मस्जिद बदायूं में है। अब यूपी के प्रमुख महलों की तरफ चलते हैं। लाल बलुआ पत्थर और अवधी वास्तुकला का मिश्रण कहाँ देखने को मिलता है? सबसे पहले तो फतेहपुर सीकरी का पंचमहल है। ये 5 मंजिला है और इसका आकार बिल्कुल बौद्ध विहार जैसा है। इसे हवा महल भी कहते हैं। और लखनऊ में तो 76 मंजिल है, गोमती किनारे, जिसके गुंबद पर छतरी बनी है, उसकी वही तो पहचान है। हाँ, और लखनऊ में ही अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाया गया सबसे भव्य कैसर बाग महल है। इसके अलावा आधुनिक इतिहास में प्रयागराज का आनंद भवन है, जो 1930 में मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्मित पैतृक निवास है। तो इन महलों को याद रखने की ट्रिक क्या होगी? ट्रिक है फतेहपुर में 5 हवाएं और लखनऊ की छतरी। मंजिल लखनऊ में है। अब प्राचीन मंदिरों की बात करते हैं। भारत में मंदिरों में शिखर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल से हुई थी और ये ईंट और पत्थर के लिए मशहूर हैं। तो इसके उदाहरण कौन से हैं? सबसे खास है ललितपुर के देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये गुप्तकालीन है और उत्तर भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर बना था। ये पंचायतन शैली में निर्मित है। और वो जो कानपुर देहात में है भीतरगांव का मंदिर, वो भी तो 5वीं सदी के गुप्तकाल का है ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो सबसे पुराना जीवित ईंटों का यानी ब्रिक का मंदिर है। एक और है ललितपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर, जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। वहां शिव का दुर्लभ त्रिमुखी शिवलिंग है। तो ट्रिक क्या बनेगी? 10 शिखरों वाला देव और ईंटों के भीतर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एग्जाम में पहला शिखर वाला मंदिर पूछा जाए तो दशावतार मंदिर देवगढ़, और भीतरगांव मंदिर किस वंश ने बनवाया? तो गुप्तकाल। हमारी आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी, जहां 84 ऐतिहासिक घाट हैं और ज्योतिर्लिंग हैं, वहां के खास मंदिर कौन से हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है ना, वो 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था और उसके शिखरों पर महाराजा रंजीत सिंह ने सोना मढ़वाया था। अच्छा, और वो भारत माता मंदिर भी तो बनारस में ही है, राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त द्वारा निर्मित, जिसमें मूर्ति नहीं बल्कि 3D नक्शा है। हाँ, फर्श पर संगमरमर से बना अखंड भारत का 3D मानचित्र है उसमें। और ललिता घाट पर एक नेपाली मंदिर भी है जो पशुपतिनाथ की प्रतिकृति है। वो पूरी तरह लकड़ी से पगोड़ा शैली में बना है ना? बिल्कुल। तो वाराणसी की ट्रिक है काशी में अहिल्या का मंदिर, रंजीत का सोना और भारत माता का 3D नक्शा।
एग्जाम में भारत माता मंदिर पर यही सवाल आता है कि उसमें फर्श पर 3D मैप है और नेपाली मंदिर पगोडा शैली में है। अब साकेत यानी अयोध्या चलते हैं। वहां के नागर शैली के मंदिरों के निर्माण सामग्री के क्या मुख्य बिंदु हैं? श्री राम जन्मभूमि मंदिर, इसके मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। सबसे अहम पॉइंट, इसके निर्माण में लोहे का यानी आयरन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। गुलाबी बलुआ पत्थर लगा है और कुल 5 मंडप हैं। और वहां जो हनुमान गढ़ी है वो तो किलेनुमा मंदिर है ना? अवध के नवाब शुजा उद दौला के सहयोग से बना था। वहां राम दर्शन से पहले दर्शन अनिवार्य है। बिल्कुल सही। और एक कनक भवन है जिसे सोने का घर या हाउस ऑफ गोल्ड कहते हैं। इसका वर्तमान स्वरूप ओरछा की महारानी वृषभानु कुंवरी ने बनवाया था। तो अयोध्या की ट्रिक होगी राम के सोम और कनक का भवन, यानी वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और सोने का घर कनक भवन। अब ब्रज और प्रयागराज के बारे में बताइए, जहां कृष्ण भक्ति और संगम का अद्भुत स्वरूप है। प्रयागराज में बड़े हनुमान जी का मंदिर है, दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां हनुमान जी की 20 फीट की लेटी हुई या शयन मुद्रा में प्रतिमा है। और अलोपी देवी मंदिर भी तो है प्रयागराज में, जहां शक्तिपीठ है पर मूर्ति नहीं, लकड़ी की पालकी या डोली की पूजा होती है। जी हाँ। और ब्रज की बात करें तो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है, जिसे 1864 में स्वामी हरिदास ने बनवाया था। एक और खास जगह है प्रयागराज में अकबर के किले के अंदर पातालपुरी और अक्षयवट। अच्छा, ये जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड स्थित है, राइट? एकदम सही। तो ब्रज और प्रयागराज की ट्रिक है, प्रयागराज में लेटे हनुमान और पालकी में अलोपी। एग्जाम में आता है लेटी हुई मुद्रा में हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, तो प्रयागराज। और बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित हैं। बिल्कुल। अब आखिर में प्रमुख बौद्ध स्थल और पार्कों की बात करते हैं, जो अनुयायियों और महापुरुषों के पवित्र स्थल हैं। हाँ, जैसे कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु हुई थी, वहां बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है। और वाराणसी के सारनाथ में धमेक स्तूप है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। हिंदुओं के लिए सीतापुर का नैमिषारण्य भी बहुत खास है। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान है। और प्रयागराज का वो चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसका पूर्ण नाम अल्फ्रेड पार्क था, 1931 में यहीं चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो हमारी आखिरी ट्रिक है कुशी में बुद्ध का निर्वाण और 88,000 ऋषियों का नैमिष। तो एग्जाम में नैमिषारण्य की मान्यता पूछी जाए तो वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है और महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में है। ये ट्रिक्स तो छात्रों को बहुत काम आएंगी। बिल्कुल, बस इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अंत में छात्रों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कैसे 14 करोड़ साल पुराने जीवाश्म से लेकर 1500 साल पुराने ईंटों के मंदिर तक हमारी विरासत फैली है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम आज ऐसा क्या बना रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियां हजारों साल बाद हमारी धरोहर के रूप में देखेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें और वीडियो बनाने का सुझाव दें। थैंक यू।